बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। आज अचानक मुझे फ़ोन आया कि आप जल्दी से हस्पताल पहुँचो, आपकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और फ़ौरन हस्पताल भागा, जहाँ मेरी बीवी बिस्तर पर लेटी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर मेरी बीवी को देखकर बोला, सॉरी, ये कोमे में चली गई हैं, अब नहीं मालूम इन्हें कब होश आए। ये सुनकर मैं बहुत रोया। अब मैं हर रोज़ अपनी बीवी से मिलने जाता, मगर एक दिन मैं बहुत हैरान हुआ। अपनी बीवी के मुंह पर मेकअप देखकर और कपड़े भी रोज़ बदले होते, मगर डॉक्टर मुझे अपनी बीवी के पास 10 मिनट से ज़्यादा बैठने ही ना देता। अब मुझे कुछ शक हुआ। एक दिन चुपके से डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर बीवी के करीब गया तो जान निकल गई, क्योंकि मेरा नाम जैद है और मेरी बीवी का नाम नैनारा है। मैं इसे प्यार से नैना पुकारता हूँ। मेरी बीवी का ताल्लुक़ इस जगह से है जहाँ शुरफा जाने से परहेज़ करते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं एक शरीफ आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर था। फिर किसी को ज़िल्लत की ज़िंदगी से निकाल कर इज़्ज़त देना कौन सा गुनाह है। यूँ तो था, एक बार मेरे कुछ दोस्त मुझे इसरार करके लाहौर की इन गलियों में ले गए थे, जहाँ हुस्न ही हुस्न है। हर चौबारे से कोई ना कोई परी झांक कर आपको अपनी जानिब मुतवज्जा कर रही होती है। मैं गया तो अपने दोस्तों के इसरार पर ही था, लेकिन जब नैना रक्स पेश करने आई तो मैं इसे देखकर दंग ही रह गया। नैना यूँ लगती थी जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। मैं तो इसकी झील सी आंखों में डूब ही गया था। मुझे नैना बहुत ही अच्छी लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा इसके साथ ताल्लुक़ सदियों से है। फिर यूँ हुआ कि मैं अपने दोस्तों से छुप छुपा कर इस इलाके में जाता रहा। मैं हर रात नैना का रक्स देखने जाता था। मैं चूँकि करोड़पति बाप का बेटा हूँ तो मुझे पैसे की कोई कमी ना थी। मैं हर रात नैना के रक्स पर नोटों की बारिश कर देता था। इस कोठे की हेड दिलनशीन बाई थी। दिलनशीन बाई मुझसे खूब मुतासिर हो चुकी थी। एक दिन मैं दोपहर के 2 बजे कोठे पर चला गया और दिलनशीन बाई से दरख्वास्त की कि वो मुझे नैना से मिलवा दे। मैंने दिलनशीन बाई के सामने नोटों की गद्दी रखी तो वो मुस्कुराई पड़ी। उन्होंने कहा कि साहब फ़िक्र ही ना करें, मैं अभी आपकी मुलाकात नैना से करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद ही नैना वहाँ पर आ गई थी। वो सजी संवरी से सीधा मेरे दिल में ही उतर रही थी। मैं बड़ी देर वहाँ बैठा रहा और नैना के साथ इधर उधर की बातें करता रहा। नैना एक ज़हीन और समझदार लड़की थी। इसकी बातें बहुत गहरी होती थी। इसकी कंपनी में कोई भी बोर्ड नहीं होता। अब मैंने अपना ये मामूल बना लिया था कि मैं हर रोज़ दोपहर 2 बजे नैना के साथ मिलने जाता था। मेरा और नैना की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये दोस्ती से बढ़कर कुछ है। फिर एक दिन मैंने नैना से अपने प्यार का इजहार कर दिया तो इसने भी मुझे आगे से मस्बत जवाब दिया था। मैंने नैना को कहा कि वो ये रक्स वगैरह छोड़ दे, तो वो मेरे सामने रो पड़ी थी। इसने कहा कि कोठे पर नाचने वाली हर लड़की की यही ख्वाहिश है कि वो इस गुनाह की ज़िंदगी को तर्क करके अपना एक घर बसाए, लेकिन हम जैसी लड़कियों के साथ शादी कौन करता है? फिर हमें अपना पेट भी तो भरना होता है ना। बस हम सभी मजबूर हैं, मजबूरी के तहत ही ये सब कर रही हैं। मैंने नैना से कहा कि तुम से शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई और वो रोने लगी थी और मेरे पैरों में बैठकर बोली, अगर आप मुझसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे तो मैं आपकी बीवी नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी आपकी कनीज़ बनकर रहूँगी। आपका हर हुक्म मेरे सर आँखों पर होगा। आप जैसा ही कहेंगे वैसा ही होगा। मैं मुस्कुरा दिया था। मैं और नैना तो राज़ी हो चुके थे, मगर आगे का मरहला काफ़ी मुश्किल था। दिलनशीन बाई किसी सूरत नैना जैसे हीरे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इधर मेरे वालिदैन एक रकासा को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये मरहला भी मैंने तय कर लिया था। मैंने दिलनशीन बाई के सामने 50 लाख रुपए का चेक रख दिया था, तो इसका मुंह बंद हो गया। मैं नैना से निकाह करके इसे एक अपार्टमेंट में ले गया था। मैंने सोचा था कि कुछ वक्त गुजर जाए तो मैं नैना को अपने वालिदैन से मिलवा दूंगा। एक बार जब मेरी नैना के साथ शादी हो जाएगी तो मेरे वालिदैन को भी मेरा फ़ैसला मानना पड़ जाएगा। मैं इनकी औलाती औलाद थी। वो मुझसे मेरे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं और नैना ने एक अपार्टमेंट में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर नहायत खुश थे। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर वो हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। मैं ऑफिस में था तो नैना ने फ़ोन करके मुझसे मार्केट जाने की इजाज़त मांगी थी।
लेकिन फिर वो वापस ना आई। मुझे शदीद परेशानी हो रही थी कि आखिर वो गई कहाँ है। लेकिन फिर थोड़े ही वक्त के बाद मुझे अस्पताल से फ़ोन आ गया था। मुझे एक नर्स ने बताया कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर मुझे कुछ होश ना रहा और फ़ौरन अस्पताल भागा, जहाँ मेरी बीवी बिस्तर पर लेटी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर मेरी बीवी को देखकर बोला, सॉरी, ये कोमे में चली गई हैं, अब नहीं मालूम इन्हें कब होश आए। ये सुनकर मैं बहुत रोया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। मैं अस्पताल के बेंच पर बैठा बड़ी देर रो रहा था। मेरी खुशियों को ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी अंधेर लग रही थी। अभी तो मैंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था, मगर इतना बड़ा सानहा मुझे अंदर तक तोड़ गया था। मैं सारा दिन रोता रहता था। फिर जब मेरी हालत बेहतर ना हुई तो मैं अपने वालिदैन के पास अपने आबाई गांव चला गया था। मेरे वालिद बहुत बड़े जागीरदार थे। जब मैं गांव वापस गया तो मेरे वालिदैन बहुत खुश हुए थे। मेरे अब्बू बोले, शुक्र है कि तुम आ गए हो, अब तुम खुद ही संभालो ये ज़मीनें। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इन ज़मीनों की रखवाली कर सकूं। मैं अपने अब्बू के गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगा था। मैंने अपने वालिदैन को बताया कि मैंने नैना के साथ छुपकर निकाह कर लिया था। हमारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि इसका एक्सीडेंट हो गया और वो अब कोमे में है। मेरे वालिदैन मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए थे। मैंने अपने अब्बू से कहा कि वो नैना की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। मैंने इन्हें अपनी मजबूरी बताई कि मैं नैना को अस्पताल में अकेला छोड़ नहीं सकता। मैंने इनसे नैना की सेहत के लिए दुआ करने को कहा था और इनसे वादा किया था कि जब नैना ठीक हो जाएगी तो मैं गांव वापस आ जाऊंगा। मेरे वालिदैन राज़ी हो गए थे। मैं कुछ दिन गांव में ही रहा, फिर वापस शहर लौट गया था। नैना 2 हफ्तों से कोमे में थी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल वक्त था। मैं हर रोज़ अस्पताल के बेंच पर घंटों घंटों बैठा रहता, लेकिन मुझे डॉक्टर नहीं नैना के साथ मिलने ना देते। वो कहते कि मरीज़ के पास हम किसी को भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर्स मुझे हर रोज़ 10 मिनट के लिए नैना के पास जाने देते थे। मैं नैना के पास रहने के लिए डॉक्टर्स की मिन्नत समाजत करता रहता था। मुझे जैसे ही इजाज़त मिलती तो मैं रो रो कर नैना से फरियाद करता कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मुझे लगता था जैसे वो मेरी बात सुन लेगी, वो बेहतर हो जाएगी। मैं बस इससे इतना कहीं कहता रहता था कि नैना तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने अपने वालिदैन को भी मना लिया है, लेकिन बीमारी नैना के हाथ में नहीं थी। वो कैसे उठ सकती थी। मैं आज जब नैना से मिलने गया तो मैंने देखा कि इसने अस्पताल की वर्दी नहीं पहनी हुई थी। मैंने एक नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वो बोली कि मरीज़ अस्पताल की वर्दी से तंग हो जाता है। अब हम रोज़ आपकी बीवी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे ताकि वो जल्द ज़िंदगी की तरफ लौट आए। मुझे इन मामलात की कोई समझ नहीं थी, इसलिए मैं खामोशी से लौट आता। लेकिन अब मैंने नोट किया था कि नैना का लिबास हर रोज़ तब्दील किया जाता था। इसने जो लिबास पहना होता था वो बिल्कुल भी आम लिबास नहीं होता था। वो सारे ही बड़े महंगे महंगे कपड़े होते थे। ये बात नाकाबिले यकीन थी कि अस्पताल वाले अपने पास से कपड़े लेकर इनको सिलवाकर मरीज़ को पहनाते थे। फिर मैंने देखा कि नैना के चेहरे पर मट्टे मिट्टे से मेकअप के असरात भी होते थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने नर्स से पूछा कि चलो लिबास तो आप लोग तब्दील कर देते हैं, लेकिन ये चेहरे पर मेकअप के मिटे मिटे निशान कहाँ से आते हैं? आखिर ये सब क्या है? मैंने देखा था कि नर्स मेरे सवालात से घबरा गई थी। अब मुझे नैना की बड़ी फिक्र हुई थी। मुझे बड़ा खौफ आया कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने सोच रखा था कि अब मैं इससे अस्पताल की असलियत जान कर ही रहूँगा। मैंने इस अस्पताल के बारे में बहुत छानबीन की, मगर हर तरफ से बहुत अच्छा जवाब मिला था। लेकिन फिर मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा था? मैं शाम गए जब नैना को मिलकर जाता तो वो आराम कर रही होती थी और इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई भी मेकअप नहीं होता था। लेकिन जब सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं नैना को देखने आता तो इसका लिबास भी तब्दील होता और इसके चेहरे पर मिटे मिटे से मेकअप के निशानात होते थे। अब मैंने इरादा कर लिया था कि मैं रात को घर नहीं जाऊंगा और ख़ुद देखूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर ही बैठा रहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने नैना के पास बैठने की इजाज़त नहीं दी थी। मैंने सारी रात जासूसी करते हुए गुजार दी थी, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। वो जूनियर डॉक्टर बड़ी मुश्किल से मेरी बात मानने पर राजी हुआ था। सारे मरीजों अब को मुझे रात का बेसब्री से इंतजार नैना था। के कमरे को भी जैसे ही रात हुई मैंने मैंने इस जूनियर डॉक्टर का लिबास पहन लिया। सुबह कमरे में अब गया, मुझे नैना के कमरे में जाने से कोई भी रोक नहीं रहा था।
पहले तो मैं जैसे ही नैना के कमरे की तरफ कदम बढ़ाता, एक नर्स भागकर मेरे पास आती और मुझे अंदर जाने से रोक देती थी। मैं आराम से नैना के कमरे में दाखिल हो गया, साथ मिला लिया, मगर ये देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि नैना का तो बेड खाली था। वहाँ तो नैना का नामो निशान भी नहीं था। मैं शदीद परेशान हो गया था कि आखिर नैना कहाँ जा सकती है। मैं वैसे ही बाहर निकल आया। मैंने जूनियर डॉक्टर से नैना के मुतालिक पूछा तो इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। मैं चेहरे पर मास्क लगाकर इस नर्स के पास गया जो नैना के कमरे के बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने इससे पूछा कि इस रूम का पेशेंट कहाँ गया है, तो वो बोली जहाँ रोज़ जाती हैं आज भी वहीं गई है। मुझे लगा था कि मैं मज़ीद कुछ भी सुन नहीं पाऊँगा। मैंने धड़कते दिल से इस नर्स से पूछा कि आखिर वो कहाँ जाती है, तो नर्स मुस्कुराकर बोली, ज़्यादा होशियार मत बनो, तुम भी तो सब जानते हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो, अपना हिस्सा तुम भी तो ले रहे हो ना। ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। मैंने जूनियर डॉक्टर की वर्दी इसे वापस कर दी और ख़ुद अपने कपड़े पहनकर वापस अस्पताल की बेंच पर जा बैठा। मैंने पलक तक नहीं झपकी। मैं देखना चाहता था कि आखिर नैना कहाँ से वापस आएगी। लेकिन सुबह के 9 बज गए मगर नैना अस्पताल नहीं आई। एक नर्स जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने इससे कहा कि मैं अपनी बीवी से मिलकर ऑफिस जाना चाहता हूँ। तो वो बोली, जी आप जाकर मिल लें, आपके पास 10 मिनट है। मेरी इजाज़त मिलते ही बड़ी तेज़ी से नैना के कमरे में दाखिल हुआ। नैना अपने बिस्तर पर मौजूद थी। इसने लिबास तब्दील किया हुआ था और हर रोज़ की तरह इसके चेहरे पर मेकअप के निशानात थे। अब मेरी समझ में सारा मामला आ चुका था। मुझे मालूम हो चुका था कि जो कोई भी नैना को रात में इसके बिस्तर से गायब करता है वो इसको अस्पताल के पिछले दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने यही फैसला कर लिया था कि अब मैं अस्पताल के पिछले दरवाजे की रखवाली करूँगा। मैंने अस्पताल वालों के साथ एक चाल करने की कोशिश की। मैं नैना के कमरे में गया। वहाँ मैं 10 मिनट से ज़्यादा रुका था। मुझे मालूम था कि अब मुझे कोई डॉक्टर यहाँ से निकालने के लिए ज़रूर आएगा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक 12 मिनट पर एक डॉक्टर इस कमरे में दाखिल हो गया और बोला, सर आपको यहाँ से जाना होगा, मरीज़ के पास ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि डॉक्टर साहब मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं अस्पताल का चक्कर नहीं लगा पाऊँगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा और किसी किस्म की इमरजेंसी में मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। डॉक्टर ने नैना का ख्याल रखने की यकीन दहानी करवाई तो मैं इनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकल गया था। फिर मैं बेफिक्र होकर ऑफिस चला गया और शाम में जब ऑफिस से लौटा तो अपना हुलिया बदल कर चेहरे पर मास्क लगाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया था। मुझे वहाँ बैठे थोड़ी ही देर गुजरी हुई थी जब मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल ही बैठ गया था। नैना अपने कदमों पर अस्पताल से बाहर निकल कर आई थी। फिर वो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। मैं इस लम्हे बहुत ही तकलीफ़ से गुजरा था। दुख, दर्द, परेशानी, हर चीज़ ने मुझ पर हमला कर दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर ज़ारो कतार रहूँ, लेकिन मेरा नैना के पीछे जाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने अपनी आंखें पोंछकर नैना की गाड़ी का पीछे करना लगे। शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा तरीन दिन था, जो मुझे सदमे पर सदमा मिल रहा था। नैना की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहाँ पहुँचा था जहाँ से मैंने नैना को निकाल कर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। मैंने नैना को इज्जत दी थी, अपने घर की महफूज 4 दीवारी दी थी, मगर इसने क्या किया? वो तो जिस गन से निकली थी फिर इस गन में वापस लौट गई थी। जब नैना कोठे में दाखिल हो गई तो इसके 10-15 मिनट बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया था। मैंने अपना हुलिया इस कदर बदल रखा था कि मुझे कोई भी आसानी से पहचान नहीं सकता था। अब हुआ यूं कि जब मैं कोठे में दाखिल हुआ तो नैना महवर रक्स कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी उठकर नैना को तलाक दे दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था कि आखिर नैना ये सब क्यों कर रही है, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। आखिर इसे रक्स का इतना ही शौक था तो इसने मेरे सामने पारसाई का ड्रामा क्यों किया था। महफिल रात देर तक चलती रही थी। सुबह 4 बजे के करीब सब लोग अपने अपने घरों को वापस जाने लगे थे, लेकिन मैं वहाँ से ना उठा। जब हाल खाली हो गया तो मैं उठकर नैना के रूबरू खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क हटाया तो वो मुझे देखकर सकते में आ गई। इसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रोते हुए कहा, नैना अगर तुम ये सब छोड़ नहीं सकती थी तो तुमने मुझे से क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैंने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरी नहीं बनी। नैना भी रोने लगी थी। वो रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत होती ही नहीं है। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश थी कि अब मुझे किसी के सामने रक्स नहीं करना पड़ेगा, शराफत की ज़िंदगी गुजारनी होगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजबूर होकर फिर से कोठे पर आ गई।
میں چلانے لگا تھا۔ میں نے چلا کر پوچھا لیکن مجھے بھی تو بتاؤ تمہیں ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی کہ تم نے یہ سب کیا؟ تو وہ بولی تم سے پہلے ایک سیٹھ میری زندگی میں تھا، وہ بھی میرے رقص کا بہت شوقین تھا، اس نے مجھ پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ دل نشین بائی اسے زبان دے بیٹھی تھی کہ میں اس کے سوا کسی اور کے سامنے رقص نہیں کروں گی، مگر پھر اچانک سیٹھ غائب ہو گیا، اس نے میرے لیے ماہانہ پیسے بھیجنا چھوڑ دیے تھے۔ دل نشین بائی نے 2 مہینے انتظار کیا لیکن جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بار پھر بڑی محفلوں میں رقص کروانا شروع کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری نظر تم پر پڑی۔ تم ایک دن میرا رقص دیکھنے آئے تھے، تم مجھے بہت ہی اچھے اور اپنے لگے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ہم دونوں کی محبت پروان چڑھتی گئی اور پھر تم نے مجھے 50 لاکھ روپے کے عوض خرید لیا، لیکن ہماری شادی کی محض 2 مہینے بعد ہی وہ سیٹھ واپس آ گیا۔ اس نے دل نشین بھائی سے کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ رقص نہ کرنے لگوں تو تمہیں وہ جان سے مروا دے گا اور دل نشین بھائی کے بھی ٹکڑے کر کے کتوں کے سامنے ڈال دے گا۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میرا شوہر ہی مجھ سے چھین جائے؟ میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے اس سیٹھ کی بات مانی، وہ جیسا کہتا گیا میں ویسا ہی کرتی گئی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے دور ہو جاؤں اور ہر رات ایک رقص کی محفل کروں، اس لیے میں نے اپنے جھوٹے ایکسیڈنٹ کا بہانہ کیا اور ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا، پھر میں نے اسپتال کی نرسوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سیٹھ کے کہنے پر میں نے پھر سے محفلوں میں رقص شروع کر دیا تھا تاکہ اس کا دھیان تمہاری کی طرف سے ہٹ جائے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ تم ہر روز 10 منٹ کے لیے میرے پاس آ جاتے تھے، میں تمہارا چہرہ دیکھ لیتی تھی، تمہاری خیر خیریت مجھ تک پہنچ جاتی تھی۔ میں نے نینا سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا تم اپنی زندگی میں خوش ہو؟ تو وہ روتے ہوئے بولی میں اب شرافت کی زندگی کا مزہ چکھ چکی ہوں، مجھے اچھی نہیں لگتی یہ مجبوری کی زندگی۔ میرا دل کرتا ہے کہ سیٹھ پھر سے کہیں غائب ہو جائے اور میں تمہاری زندگی میں واپس آ جاؤں۔ میں نے نینا کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ میری ایک بات تم یاد رکھنا، باہر کے لوگ اس انسان کو ہی توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے باتیں چھپاتا ہے۔ اگر تم سیٹھ والی بات مجھے پہلے بتا دیتی تو میں اس چیز کا بہتر حل نکال لیتا اور تمہیں بھی اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔